हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो कल आपकी क्लास नहीं चल पाई थी किसी कारण की वजह से। तो आज हम क्लास को कंटिन्यू करते हुए और बेटा आपकी ईवीएस की जीके जीएस ईवीएस जीके जीएस की टॉप 100 की बेटा सीरीज़ चल रही है आपकी। आप लोग जाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट में से, ठीक है। बाकी 1857 की क्रांति भी आपका कंप्लीट हो चुका है और ये भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1947 तक ख़त्म होने वाला है। लगभग हम आज़ादी तक पहुंचने ही वाले हैं, ठीक है। ये दोनों चरण हो गए, ये वाला चरण हमारा चल रहा है, ये भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जो बच्चे अभी तक 1857 क्रांति नहीं देख पाए हैं, ट्रिक के साथ ख़त्म कराया है बेटा। वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं है, बस 10-10 8-8 मिनट की मात्र वीडियो है, आप लोग जाकर देख लीजिए, ठीक है। बाकी ये क्लास भी आपको ट्रिक के माध्यम से कराई गई है। सारे सम्मेलन अच्छे तरीके से कवर किए गए हैं। और कांग्रेस से पहले कौन से सम्मेलन थे, कांग्रेस के कौन से सम्मेलन है, उग्रवादी नेता लाला, ये सब बंगाल विभाजन वगैरह आपका कंप्लीट बेटा हो चुका है, ठीक है। जल्दी ही हम पहुंचने वाले हैं। होम रूल वगैरह हमारा हो गए थे, महात्मा गांधी को कवर कर लिया था हमने। बाकी लास्ट में हमने ये चंबा के बाद खेड़ा, ये ट्रिक भी पढ़ ली थी, ठीक है। और ये हमने कवर कर लिया था कि ट्रिक के माध्यम से कि महात्मा गांधी के सहयोगी कौन थे, ठीक है। ये ट्रिक के माध्यम से हमने कवर कर लिया था। तो अब आज से जो हमारी क्लास शुरू होगी वो जस्ट इसी के आगे की होगी कि ब्रिटिश सरकार ने विरोध के चलते एक कमेटी बनाई थी जिसमें महात्मा गांधी भी शामिल हुए थे, ठीक है। निर्णय बेटा ये हुआ था कि यूरोपीय नीले ने 25% अवैध वसूली कर देने को तैयार हो गए थे, अवैध वसूली कर देने को तैयार हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ था कि चंपारण सत्याग्रह में एनजी रंगा ने महात्मा गांधी का विरोध किया था, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का विरोध किसने किया था, तो एनजी रंगा ने किया था। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो मैं ये पहले भी करा चुका हूँ कि महात्मा की उपाधि किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। और मैं ये उसी में मैंने इंक्लूड किया था कि किस में दी थी, तो चंपारण में दी थी, ठीक है। तो ये हमारा चंपारण पूरा आज समाप्त हो गया है। आज जो है हम अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन इसे कवर करेंगे। कब हुआ था बेटा, ये 1918 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था। ये अहमदाबाद मजदूर हुआ क्यों था, इसका मुद्दा क्या था। मुद्दा बेटा ये था कि मजदूर लोगों का बोनस संबंधी विवाद था, ठीक है। जो मजदूर लोगों का बोनस मिलता है उस पर संबंधी विवाद था, यानी देने से मना कर रहे थे। दूसरी बात, प्लेग की वजह से फैक्ट्री बंद हो गई थी, बीमारी चल रही थी उस टाइम पे। और प्रथम विश्व युद्ध से महंगाई भी क्या हो गई थी, बढ़ गई थी जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, ठीक। तो हुआ क्या था, अब आगे देखते हैं। इसमें हुआ यूं कि महात्मा गांधी अहमदाबाद के मजदूरों के अधिकार के लिए हड़ताल पर बैठ गए थे, ठीक है। कौन बैठ गया था, महात्मा गांधी बैठ गए थे। आगे ये हुआ कि महात्मा गांधी का हड़ताल संबंधी ये पहला प्रयोग था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, यहीं से क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी का हड़ताल संबंधी पहला आंदोलन या प्रयोग कौन सा था, तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था, ठीक है। महात्मा गांधी के सहयोगी कौन थे, अनुसुईया बेन थे और अम्बालाल की बहन थी, ठीक है। ये याद रखना है, अम्बालाल की बहन थी। और महात्मा गांधी के जो विरोधी थे बेटा, वो अम्बालाल जो उनके सहयोगी थे, उन्हीं की एक साराबाई थी, बहन थी, ठीक है। सहयोगी मैंने आपको बता दिया कौन थे, अनुसुईया बेन, जो कि किसकी बहन थी, अम्बालाल की बहन थी। लेकिन अम्बालाल जो थे साराभाई, वो इनके विरोधी थे। नहीं समझे आप लोग, फिर से देख लो थोड़ा इधर, ऐसे समझ लो। अगर सहयोगी की बात करेंगे तो अनुसुईया बेन थी। अब अनुसुईया बेन थी कौन, ये अम्बालाल की ही बहन थी। और अम्बालाल जो थे गांधी जी के विरोधी थे, ठीक है, ठीक। ये क्लियर हो गया। तो निष्कर्ष क्या निकला था, निष्कर्ष ये निकला था कि मिल मजदूरों को 35% बोनस दिया गया था, यानी कि ये कामयाब हो गया था और मजदूरों को 35% बोनस मिल गया था। लास्ट में खेड़ा सत्र क्या पढ़ते हैं, चंपा के बाद खेड़ा, चंपारण हो गया, अहमदाबाद हो गया, अब खेड़ा। ट्रिक बताई दी ना मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ये कब कब हुआ था। इसकी स्थान की अगर बात करें तो ये बेटा कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, तो 1918 ईस्वी में हुआ था। अब इसका मुद्दा क्या था, खेड़ा वाले का, तो इसका मुद्दा ये था कि अकाल पड़ने के बाद भी सरकार जो है क्या वसूल रही थी, राजस्व वसूल रही थी। इसका मुद्दा ये था, ठीक है। पहला वाला समझ गए होगे आप क्या मुद्दा था। दूसरा मुद्दा इसका ये था कि राजस्व वसूली था, ठीक है। अहमदाबाद का मैंने मुद्दा आपको बता दिया था, चंपारण का भी मुद्दा मैंने बता दिया था। तो अब इसमें हुआ क्या कि महात्मा गांधी के इसमें भी सहयोगी थे, महात्मा गांधी ने इसमें भी क्या किया, भाग लिया था। विट्ठल भाई पटेल थे आपके, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इंदुलाल दी थी, इंदुलाल इंदुलाल, ये क्या हो गया, ये मिसप्रिंट है, इंदुलाल
याग्निक बेटा, याग्निक, इंदुलाल याग्निक। ठीक है, उसके बाद आगे अगर हम बढ़ते हैं, अच्छा नोट्स जो हैं आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। महात्मा गांधी किसानों के साथ क्या कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। क्या कर रहे थे, संघर्ष। ठीक है, संघर्ष में अपने सहयोगी के साथ शामिल हो गए थे। निष्कर्ष इसका ये निकला था कि सरकार ने संघर्ष के आगे, थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है, झुक गई और कहा वही लोग भू राजस्व दें जो सक्षम है। यहाँ पे देखो फिर से मिसप्रिंट है, और कहा वही लोग, इसके आगे से भू राजस्व दें जो क्या है, सक्षम है। ठीक है, तो ये भी एक इनका कामयाब हो गया था। ठीक है, इसी क्रम में आगे अगर बढ़ते हैं तो हमारा रोलट एक्ट आ गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, रोलट एक्ट। तो इसमें क्या हुआ था ये देख लेते हैं कि सिडनी रूलट की अध्यक्षता में ये एक्ट 1917 में क्या किया गया था, गठित किया गया था। ठीक है, गठित किया गया था। बट इम्पॉर्टेंट है रूलट एक्ट, क्वेश्चन बनते हैं इसकी, पूछ लेता है कि रूलट एक्ट की रिपोर्ट कब आई थी, तो रिपोर्ट 1918 में आई थी। अगर ये पारित की बात पूछेगा तो पारित ये मार्च 1919 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, अगर हम उद्देश्य की बात करें तो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की दशा और दिशा क्या है, ये इसका उद्देश्य था। प्रावधान अगर इसकी हम बात करते हैं प्रावधान की, तो प्रावधान ये है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, इसलिए इस कानून को अराजकतावादी कानून भी कहा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि अराजकतावादी कानून किसे कहा जाता है, तो रोलट एक्ट को कहा जाता है। इसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इसे ब्लैक लॉ भी कहा जाता है। तो यहाँ से बेटा क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे आप लोग, या पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको। किसी भी व्यक्ति को कहीं भी बिना वकील, बिना दलील के क्या कर लिया जाता था इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा बिना किसी वकील, मतलब कोई भी राह चलते उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसलिए इसे ब्लैक लॉ कहा जाता था। आगे क्या हुआ, अगर आगे की बात करें तो इस कानून का विरोध कब हुआ था, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इस कानून रूलट एक्ट का विरोध कब हुआ था, तो 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का प्रारंभ किया गया था। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। नोट की अगर मैं बात करूँ तो रूलट एक्ट का विरोध महात्मा गांधी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। ओके, आगे अगर हम बढ़ें तो लास्ट पॉइंट इसका ये है कि स्वामी श्रद्धानंद ने इस कानून के विरोध में लगान न देने का सुझाव दिया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो पॉइंट जो है बेटा बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट लिए गए हैं। ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद को दिल्ली के जामा मस्जिद की चाबी दी गई थी। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, किसको चाबी दी गई थी, इसके माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस कानून के विरोध में सर्वाधिक हिंसा कहाँ पर हुई थी, पंजाब में हुई थी। आगे अगर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो यहाँ से पूछ लेता है क्वेश्चन कि किस एक्ट के द्वारा कब किया गया था, तो ये आ जाता है सत्यपाल और सैफुद्दीन को। उसके बाद क्या हुआ था, इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर पंजाब में हुआ था में एक सभा बुलाई गई थी। हुआ क्या था कि इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। इन दोनों के गिरफ्तार के विरोध में ही क्या हुआ था, जो जलियांवाला कांड हुआ था वही हुआ था। जो पार्क था उसी में सब लोग इकट्ठा हुए थे और वहीं पर एक सभा बुलाई गई थी। लेकिन हुआ क्या था, वहाँ पर ही गद्दारी हो गई। क्या गद्दारी हुई, पंजाब के लेफ्टिनेंट जो गवर्नर जनरल था ओ डायर ने क्या किया था, ब्रिगेडियर आर डायर को पंजाब की शांति व्यवस्था का जिम्मा सौंप दिया था। उसी टाइम पे 13 अप्रैल को क्या हुआ था बेटा, जो सभा हो रही थी किसके लिए हो रही थी, मैंने बता दिया था अभी आपको कि सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के विरोध में जो गिरफ्तार कर लिए गए थे। ठीक है, जनरल डायर ने क्या किया था, आर डायर ने अंधाधुंध गोली चलवा दी। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछता है, कन्फ्यूजन ये रहता है कि सर ऑर्डर किसने दिया था, गोली किसने चलाई थी। ऑर्डर ओ डायर ने दिया था। किसे दिया था, आर डायर को दिया था, और आर डायर ने ही अंधाधुंध क्या कर दी थी, गोली चलवा दी थी। बहुत लोग मारे गए। यही घटना इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से क्या होती है बेटा, जानी जाती है। ठीक है, आगे अगर हम पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद
विरोध स्वरूप क्या हुआ था, जब ये कांड हो चुका था जलियांवाला बाग, तो क्या हुआ था, विरोध के स्वरूप में कुछ उपाधियां वापस की गई थी। ठीक है, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी थी, वापस कर दी थी। और शंकरन नायर ने क्या किया था, गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद से क्या कर लिया था, इस्तीफा दे दिया था। ठीक, ये क्लियर हो गया। इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो दीनबंधु एंडर्स ने कहा कि जलियांवाला बाग की घटना जानबूझकर की गई हत्या है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि ये स्टेटमेंट किसने कहा, तो दीनबंधु ने कहा। दूसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर जांच के लिए 2 कमेटी बुलाई गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, कौन कौन सी कमेटी थी, एक आपकी हंटर कमेटी थी और एक तहकीकात कमेटी थी। ये याद रखना है बेटा, इंपॉर्टेंट है, ये वाले सारे दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 2 कमेटी थी। हंटर कमेटी ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई थी। इसमें बेटा 8 सदस्य थे, जिसमें 5 सदस्य अंग्रेज के थे और 3 सदस्य भारतीयों के थे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। जबकि तहकीकात समिति जो कमेटी थी उसमें कौन था, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में ये बनाई गई थी। तो पूछ लेता है तहकीकात कमेटी जो थी किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी, तो मदन मोहन मालवीय की। ठीक है, इसको हम पूरा कंप्लीट करके ही क्लास को ख़त्म करते हैं। निष्कर्ष ये हुआ था कि भारत जो कमेटी बैठी थी उससे भारतीय संतुष्ट नहीं थे, जो जनरल हंटर कमेटी बैठी थी। जनरल ओडायर को ब्रिटिश लॉर्ड सभा ने क्या कर दिया था, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था। पता क्यों कहा था, क्योंकि उसने ये इतना बड़ी कांड कर दिया था। 1940 में क्या हुआ था, हुआ क्या था, जब ये गोली चलवा रहा था तो उधम सिंह जो उस टाइम बहुत छोटे थे, क्या एक पेड़ पर बैठे हुए थे और वहीं से ये सब माजरा देख रहे थे। ठीक है, ये माजरा देख रहे थे यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ था कि 1940 में जब उधम सिंह बड़े हो गए, शायद 18 साल के थे, ये मुझे कंफर्म नहीं है, या उससे भी छोटे थे, जब 40 साल के हो गए तो उधम सिंह ने क्या किया, जनरल डायर को गोली मारकर क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। बाकी हम इसको दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, रोलैक्ट एक्ट को और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। ठीक है, जो जिसे हम 1919 का अधिनियम भी हम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्लास को विराम देंगे। रोलैक्ट एक्ट जो था 1917 में बना था आपका, जबकि मॉन्टेग्यू चेम्स ये भी 1917 में बना था। इसकी भी रिपोर्ट 1918 में आई थी, इसकी भी रिपोर्ट 1918 में आई थी। फ़र्क इतना है कि जो पारित हुआ था ये मार्च 1919 में पारित हुआ था, जबकि ये जो है दिसंबर 1919 में पारित हुआ था। तो क्लास को विराम देते हैं बेटा, बाकी आपका खिलाफत आंदोलन जिसे हम कल कवर करेंगे। ठीक है, ये सब क्लास बाकी और भी अभी काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, हम कल कवर करेंगे। आज विराम देते हैं। बाकी आप लोग बेटा क्लास को शेयर करते जाइए और इसकी पीडीएफ और एंशिएंट हिस्ट्री एवरेज की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी।